बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके कोर्स में दिया है। किस किस बुक को फॉलो करना है मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी को आप फॉलो करोगे क्योंकि ये अच्छी किताब है। एनसीईआरटी में जिस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, जैसे बाकी बुक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देंगी, बट वो सिंपल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाते हैं, जैसे पीरियोडिक मोशन क्या होता है। लेकिन एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पीरियोडिक मोशन वाले, तो मैं आपको लेक्चर में कवर जरूर करूंगा, बट माई रिकमेंडेशन इज प्लीज फोकस ऑन एनसीईआरटी इन दिस चैप्टर। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है तो लेक्चर पे डिपेंड करना, बट एनसीईआरटी पढ़ना जरूर इसमें। सबसे पहले अगर हमें इक्वेशन ऑफ एसएचएम तक जाना है तो उससे पहले हम लोग को कुछ टर्म पढ़ने पड़ेंगे। मैं यहाँ लिख लिख के समझाता हूँ। पहले एक टर्म है, जैसे मान लो पीरियोडिक मोशन। जैसे बेटा हमेशा संडे मंडे करते करते एक साइकिल बनती है, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो रिपीट करती है। तो चलो मैं मैथ्स के हिसाब से आपको समझाता हूँ। सपोज एक ऐसा है कि लाइक ये लेंथ 3 है, ये लेंथ, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये -3 है, ये +3 है। ये आप सिर्फ पहले समझने पे ध्यान देना बेटा। और मान लो ये t इक्वल टू 2 है और ये t इक्वल टू 5 है। ठीक है, 5 सेकेंड। अगर इसके तुरंत बाद मैं बिल्कुल मैथमेटिकल मॉडल बना रहा हूँ बेटा, फिर से ऐसे ही चलता है कि अगले 2 सेकेंड तक वैल्यू +3 रहेगी, +3 फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड, और फिर -3 फॉर नेक्स्ट 3 सेकेंड। यानी यहाँ पे हमारा t इक्वल 7 हो जाएगा और यहाँ हमारा t इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये साइकिल हर 5 सेकंड में एग्जैक्टली रिपीट कर रही है, ये कहलाएगा टाइम पीरियड। दिस विल बी कॉल्ड टाइम पीरियड। यहाँ पे हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू 5 सेकंड आई है। तो अगर कोई भी फंक्शन, जैसे y को मैं यहाँ फंक्शन बोल रहा हूँ, कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जैक्ट डिट्टो रिपीट करती है, मतलब मैं ऐसा समझाता हूँ, जैसे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वैल्यू आपकी, मैं ग्रीन यूज करता हूँ, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी वैल्यू +3 थी। तो जब भी तुम इसमें +5 सेकेंड ऐड करोगी कि 5 सेकेंड बाद क्या होगी, तो आपको डिट्टो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ग्राफ का नेचर हर 5 सेकेंड बाद एक अपने आप को रिपीट करने का है। तो पीरियोडिक फंक्शन का मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको बुक्स में ऐसे मिलेगा, ये दोनों वैल्यू सेम होगी, यानी t इक्वल टू 6 विल बी आइडेंटिकल एज t इक्वल टू 1। हमेशा टाइम पीरियड के इंटरवल पे चीजें रिपीट होंगी। अब चाहे इसके लिए तुम सिंपल साइनसॉइडल फंक्शन देख लो। अगर मैं तुमको साइन 30 1/2 बोलता हूँ, तो तुम साइन 30 प्लस 360 निकालोगे तो भी तुम्हें वही वैल्यू मिलेगी, 1/2, सेम वैल्यू। यानी कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको अगर हम टी पुट करें या फंक्शन में टी प्लस टी पुट करें, हमें वैल्यू सेम मिलती है। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है पीरियोडिक फंक्शन की। क्या बेटा बच्चा किसी भी को भी इस पे डाउट है? बेटा समझ पा रहे हो? एनी डाउट ऑन दिस थिंग? यस सर, नो सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक फंक्शन बेसिकली अपने आप को रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल के टाइम के बाद, और उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं, बस इतना याद रख। अब कई बुक्स में ये चैप्टर की मेन हेडिंग होती है ऑसिलेशंस। तो हमारे कोर्स में सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बेटा देखो, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग भटको नहीं। हमको बहुत सारी किताबें नहीं फॉलो करनी है, मैं फिर भी आपको मतलब समझाता हूँ कि ऑसिलेशन क्या होता है एंड व्हाई सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफरेंट। वो एक छोटा सा पार्ट है ऑसिलेशन बड़ी यूनिवर्स का। मैं ऐसा समझाता हूँ, देखो। अगर किसी को आपको ऑसिलेशन पढ़ाना हो, तो ऑसिलेशन इज ए एंडलेस टॉपिक बेटा। ये ऑसिलेशन है, एसएचएम उसका एक छोटा सा पार्ट है। आई होप यू वुड नो कि हमारे कोर्स में एसएचएम में, ये हमारा कोर्स है, तो भटकना नहीं बेटा, प्लीज आप भटकना मत। और अब मैं दोनों का मतलब बताता हूँ। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, सपोज जिसको आगे चल के हम मीन पोजीशन बोलेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको मीन पोजीशन या बीच की कोई जगह ऐसे बोलेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए आप सोचो कोई ऐसी जगह है, देखो बेटा आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सोचो कोई बीच का पॉइंट है, आपको इस तरफ जाना भी अलाउड है और इस तरफ जाना भी अलाउड है, लेकिन आप बस ऐसे जा रहे हो कि मतलब इसी के बीच में आप लगातार आगे पीछे हो रहे हो, कभी टो जा रहे हो कभी फ्रो जा रहे हो। तो डेफिनेशन वाइज तुम किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो करते हो, भले ही सेम हाइट ना हो, मतलब लाइक एक बार यहाँ ऐसे गए और यहाँ सिर्फ 1 मीटर गए, बट बार बार तुम इसी को रिपीट कर रहे हो पूरा।
सर यहाँ तक जाएंगे, फिर इस तरफ यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे पूरा, फिर वापस आएंगे, तो ये भी ऑसिलेशन ही कहलाएगा। ऑसिलेशन में जरूरी नहीं है कि यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू बराबर हो। अगर फिर भी ऑसिलेशन कुछ बराबर लेंथ का दिया कि x इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तुम प्लस ए से माइनस ए तक बराबर जा रहे हो, तब तुम आइडेंटिफाई करोगे कि अगर मैं इसके कहीं पे भी हूँ और ये डिस्टेंस x है, तो ऑसिलेशन की एक मैथमेटिकल इक्वेशन आती है कि हमारा जो फोर्स लग रहा है उस पे, ऑसिलेशन पे, वो होता है बेटा माइनस के, मेरे को पूरा समझाने देना, x की पावर ऑड। दिस इज द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। हमारे कोर्स में ऑसिलेशन नहीं है, हमारे कोर्स में इसका सबसे इजी वर्णन है कि जब x इक्वल टू पहला वाला ऑड नंबर आता है x इक्वल टू 1, यानी हमारे कोर्स में ये है। तो प्लीज बेटा आपको कोई कितना भी ये सब पढ़ाए मत पढ़ना, आप सिर्फ ये वाला पढ़ना। इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको मेरे को समझाने देना, बट अंतर समझना। ऑसिलेशन में आप एक पॉइंट के अबाउट आगे और पीछे जाते हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन। क्या आपको बेटा आप लोग को ये बात थोड़ी सी समझ आई? थोड़ी सी? यस सर। अब देखो एक सिंपल सी बात समझो कि एसएचएम हमको पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसके ऊपर हम खूब बात करेंगे। ऑसिलेशन तुम्हारे लिए सिर्फ इतना है कि टो फ्रो मूवमेंट। तो जहां पे तुम्हारी इक्वेशन इस टाइप की नहीं हो, बट तुम्हें पता है कि हाँ सर ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ये जाएगा, तो उस चीज को हम ऑसिलेशन कहेंगे, बट नॉट एसएचएम। अगर कहीं पे भी तुम्हारा ऐसे आ गया कि सर फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर क्यूब आया, तो दिस विल बी ऑसिलेशन। और तुमको सिर्फ इतना जानना है कि जो एसएचएम नहीं है और वो टो फ्लो कर रहा है वो ऑसिलेशन है। हमको सिर्फ एसएचएम पे फोकस करना है, ओनली ऑन एसएचएम। चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। आपकी बुक्स में एक पॉइंट और लिखा रहता है, वाइब्रेशन। व्हाट इज वाइब्रेशन? तो वाइब्रेशन उस चीज को कहते हैं जब किसी तुम मीन पोजिशन, बेटा आप लोग को ये तरीका समझ आ रहा है ना, मैं डायग्राम ज्यादा बना रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। मीन पोजीशन के अबाउट अगर तुम जो टोफ्रो मूवमेंट कर रहे हो, टोफ्रो मतलब कभी दाएं जा रहे हो कभी बाएं जा रहे हो, ये जो टो एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है, अगर वो बड़ी जल्दी जल्दी हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, जैसे एक सेकंड में 500 बार 600 बार, तब हम इसे वाइब्रेशंस बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड छोटा हो तो मतलब ये जो प्लस ए है, ये वाला डिस्टेंस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस ए, अगर ये ए टेंडिंग टू स्मॉल रहता है और ये जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं, ये हाई रहता है, तब हम इसको कहते हैं कि भाई ये वाइब्रेशन है। क्या आपको वाइब्रेशन वर्ड में समझ आ गया क्या होता है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। तो हमारा पहला टॉपिक ये रहा कि हमने ये जाना कि व्हाट इज ऑसिलेशन, व्हाट इज पेरियोडिक मोशन, व्हाट इज वाइब्रेशन। अब मैं पहले एसएचएम पे काफी ज्यादा आपको समझाऊंगा, फिर हम लोग नए नए पॉइंट भी सीखेंगे। बेटा मनस्मिता कौन सा पॉइंट? और आप लोग ऑडियो क्यों नहीं ऑन करते, मुझे समझ नहीं आता, क्या मतलब आपको डांट पड़ेगी? सर वाइब्रेशन वाला। वाइब्रेशन में किसी पॉइंट के अबाउट जब आप ऐसे टोफ्रो कर रहे हो, तो आपका सिर्फ फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए और एम्पलीट्यूड छोटा होना चाहिए। बेटा वाइब्रेशन वही है जब आप कांपते हो किसी के डर से। अगर आप टीचर और मम्मी पापा के डर से कांपे नहीं हो, तो बेटा आपने जीवन में कुछ उस टाइप का कांड नहीं किया है जीवन में। बाकी जो बच्चे कभी कुछ कांड किए होंगे बड़ा सा, उनको पता है कि पापा के आने से पहले पूरी बॉडी थर थर कांपती है, या फीवर में जैसा होता है। बेटा आपने कभी देखा तो होगा ना, हैंड शेक करना, आपका हाथ कांप रहा होता है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट दोनों तरफ ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, बहुत तेजी से कर रहे होते हैं। वाइब्रेशन में बस एम्पलीट्यूड छोटा होता है और इस तरह से मोशन होता है। बट डोंट वरी, वाइब्रेशन पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ऑसिलेशन पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, यू शुड नो डेफिनेशन ओनली। बात समझ आई? यस सर। I have never seen any question on vibration and oscillation. I have seen question like this. Is it SHM or not? तो आपको SHM को घोल के पी जाना है, आप इसको जानो जरूर, बट जस्ट टू नो कि व्हाट इज SHM। तो जो SHM नहीं है और वो फिर भी ऑसिलेट कर रहा है, तो आप उसको ऑसिलेशन बोल सको। वाइब्रेशन पे तो बेटा मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखा है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। और दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, वेदर द गिवन फॉर्मूला और गिवन कंडीशन इज पेरियोडिक मोशन और नॉट। आपको ये पूछेगा। अभी हम देखेंगे एवरी एसएचएम इज पेरियोडिक मोशन, क्योंकि इसका आंसर हमेशा साइन और कॉस में आता है, एंड साइन कॉस आर ऑलवेज पेरियोडिक मोशन। ठीक है, तो चलो हम पहले धीरे धीरे करते हैं।
आओ हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट बनाते हैं। चलो मैं पहले तुमको समझाने के लिए एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। अगर आप ये एनालॉजी पढ़ना शुरू कर दिए और सोचने लग गए तो कहीं ना कहीं आपका काम हो जाएगा। ये देखो, ये ब्लॉक है एम, ये आइडियल स्प्रिंग है, और अब हेडिंग डालना एसएचएम इक्वेशन। हम एसएचएम इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मास एम है, ये स्प्रिंग है। अभी ये स्प्रिंग t इक्वल टू 0 टाइम पे नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ का मतलब होता है जब वो ना स्ट्रेस्ड है ना कंप्रेस्ड है, बिल्कुल स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। बेटा यहां तक तुम लोग को समझ आ रहा है? और मैं पॉइंट को मीन पोजीशन कह रहा हूँ, और इसको मीन पोजीशन का मतलब क्या है, और ये बहुत डिटेल्ड वर्ड है बेटा। मीन पोजीशन को हम लोग अलग से डिफाइन करेंगे। इसको मैं x इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, मीन पोजीशन। आओ समझाना शुरू करते हैं। बेटा स्प्रिंग मास सिस्टम आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं क्यों बता रहा हूँ, आप अभी इस पे ध्यान दोगे तो आगे वाले चैप्टर में क्लास 12th में अल्टरनेटिंग करंट आपका जीवन आसान रहेगा। उसमें एक ऐसी ऑसिलेशन है, उसी को समझ आता है जिसको ये चीज समझ आई। बेटा कल भी मैं एक बच्चे की काउंसलिंग कर रहा था, 11th के बच्चे की। उसको मैं यही समझा रहा था। बेटा कल मैंने 3-4 बच्चों की काउंसलिंग की थी, उसमें से एक बच्चे को मैं ये समझा रहा था कि बेटा आपको 11th इसलिए भी पढ़ना है। कई बच्चे 11th को बहुत लाइटली लेते हैं, जैसे नॉर्मल ईयर है कि चलो इस साल तो बोर्ड नहीं है। बेटा 11th में धोखा हो जाएगा। 11th में धोखा इसलिए हो जाएगा, इसके टॉपिक उठ उठ के 12th में आएंगे, और आपको 12th सिर्फ इसलिए नहीं समझ आएगा क्योंकि 11th नहीं आया। सर्कुलर रोटेशन को अवॉइड करोगे ना, तो मैग्नेटिज्म तुम्हारी खैर नहीं करेगा, मतलब तुम्हारी इज्जत करेगा अच्छे से, मतलब परेशान हो जाओगे बेटा। तुम स्प्रिंग मास सिस्टम नहीं पढ़ोगे। एसी नाम का एक चैप्टर आता है, आज आज जब मुझ पे डाउट है तो खोल लेना जाके, एलसी ऑसिलेशन खोलना और बोलना क्यों बना रखा है ये सिस्टम क्यों बना रखा है वहां पे। तो 11th भी बेटा सीरियसली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि यहाँ तुम लॉजिक के बिना आगे बढ़ सकते हो कि चलो थोड़ा सा लिख गया काम चल गया। आपको इसको भी उतना ही सीरियसली लेना पड़ेगा। इस सिस्टम को देख के मैं 3-4 पॉइंट पहले बोलता हूँ, आप समझना। मैं जानबूझ के कुछ चीजें लिख रहा हूँ। मीन पोजीशन पे मास पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आंसर आएगा नेट फोर्स एट मीन पोजीशन इज 0। मैं सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, मीन पोजीशन को बिल्कुल और इज्जत देते जाएंगे। तो आप ये लिखना, मीन पोजीशन पे स्टेटमेंट याद रखना, फोर्स इक्विलिब्रियम होता है, और किसी भी कंडीशन में होगा बेटा फोर्स इक्विलिब्रियम। ये प्रॉपर्टी लिखना बेटा हमेशा। बेटा पढ़ाऊंगा मैं स्प्रिंग और मास लेके स्टार्टिंग में, पर बाद में पानी में, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हर जगह ये एसएचएम आएगा। एसएचएम विल नेवर लीव यू अलोन। बोलो तो मैं ग्रेविटेशन में एक लाइन में करके दिखा दूंगा। एसएचएम विल नेवर लीव यू अलोन, इन एवरी चैप्टर इट विल कम बैक। तो बेटा मीन पोजीशन हर जगह तब निकलेगी जब आप उस पॉइंट पे फोर्स इक्विलिब्रियम को पाओगे, यानी नेट फोर्स 0 को पाओगे। अभी ये ब्लॉक यहाँ पड़ा है, mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा हो। स्प्रिंग खींची नहीं है, देयर इज नो स्ट्रेच और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, देयरफॉर देयर इज नो फोर्स अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नेट फोर्स इज 0। बेटा स्प्रिंग किस टाइप का सिस्टम होता है? कंजर्वेटिव। ये लाइन बहुत जरूरी है। कंजर्वेटिव सिस्टम वो सिस्टम होते हैं अगर वो खुद से काम कर रहे हैं, मतलब अगर स्प्रिंग मास को खींच रही है, इफ ओनली स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग, मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। जैसे ग्रेविटेशन में था बेटा, मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एसएचएम का फंडामेंटल क्या है। अगर हम एसएचएम को जब इस तरह से देखेंगे कि वो स्प्रिंग के अलोंग होगा, तो हम लोग इसको लीनियर एसएचएम बोलेंगे। लीनियर मतलब एक लाइन में होने वाला। बाद में हम
पेंडुलम वाला भी देखेंगे, एंगुलर वाला, और टॉर्शनल वाला भी देखेंगे, जिसमें आप किसी को ऐंठते हो या किसी को एक पॉइंट के अबाउट ट्विस्ट करते हो। बट अभी अगर आप लीनियर सीखे तो ही आप बाकी सीख पाओगे। तो लीनियर एसएचएम पे बहुत फोकस रखना बेटा। इफ ओनली स्प्रिंग फोर्सेस एक्टिंग मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। हम पहले इस सिस्टम को डूब के पढ़ेंगे। पता है यहाँ पे कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं आ सकता एसएचएम के लिए। फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी जीरो, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं हो सकता। मतलब अगर ये मोशन करेगा मास, तो यहाँ पे एयर प्रेजेंट भी नहीं हो सकती। फ्लूइड इज ऑल्सो जीरो। मैं हर पॉइंट तोड़ के पढ़ाऊंगा, आप ध्यान देना। एनर्जी का कोई लॉस नहीं कराएगा, तभी ये ऐसा सस्टेन्ड हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे फ्लूइड भी नहीं है, एयर भी नहीं है, क्योंकि अगर मास मूव करेगा तो एयर में भी धक्का लगता है। आप खुद भी तेज दौड़ते हो, आप मुंह पे हवा को फील करते हो। आप ये समझना कि हम इसको वैक्यूम की ग्लास में डालकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देयर इज नो फ्लूइड प्रेजेंट। बेटा यहाँ तक नोट किया? मुझे दोनों पॉइंट चाहिए, यस सर। मीन पोजीशन की पहली प्रॉपर्टी भी, और हमारा सिस्टम जो भी एसएचएम को सपोर्ट करेगा, एनी सिस्टम विच विल सपोर्ट एसएचएम नीड टू बी प्योर कंजर्वेटिव, मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसलिए स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन, ये तीनों बार बार एसएचएम कराएंगे, जो कि आपके कोर्स के कंजर्वेटिव सिस्टम है। अब आओ स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ तक लिख लिया हो ना? चलो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। अब आप क्या करो, ऐसे सोचो कि एक और बच्चा आया, उसने इस स्प्रिंग को पकड़ा और इस तरफ प्लस ए करके खींच दिया, प्लस ए करके खींच दिया, एक्स इक्वल टू ए तक खींच दिया। ये एक्स इक्वल टू 0 था, जिसको हम मीन पोजीशन कह रहे थे। प्लस ए किया, अब स्प्रिंग ऐसे हो चुकी है। नाउ आवर स्प्रिंग इज इन दिस लेंथ। अब स्प्रिंग ए खींच चुकी है, तो स्प्रिंग पलट के एक फोर्स लगाएगी, दैट इज के ए। ये स्प्रिंग पलट के एक फोर्स लगाएगी, दैट इज के ए। और पलट के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने एक्स राइट हैंड साइड किया, तो कई बच्चे इस फोर्स को माइनस के लिख लेंगे, ताकि उनको समझ आए फोर्स बाय स्प्रिंग हमेशा रिवर्स नेचर शो करती है। अब जहां डिस्प्लेसमेंट करोगे उसका उल्टा। बेटा यहां तक समझ गए? यस सर। अब मैं इसको आपको ऐसे समझाऊंगा कि अगर तुमको एसएचएम चाहिए, मेरी सारी स्टोरी समझ लो। जस्ट लाइक कि एक आदमी बैठा हुआ है शांति से मीन पोजीशन पे, आप उसको डिस्टर्ब करो। ऐसे लिखना, स्मॉल डिस्टर्बेंस। स्टेटमेंट बेटा देखो दो तरीके होते हैं, आइदर होल चैप्टर शुड बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मैथमेटिकल मॉडल्स, और सम स्टेटमेंट दैट कन्वे द जिस्ट ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल। हर चैप्टर को तोड़ो, स्टेटमेंट निकलते हैं बाहर। स्मॉल डिस्टर्बेंस विल कॉज एसएचएम, हर जगह यही होगा बेटा। बाद में थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर दूंगा, दाएं या तो बाएं। विल कॉज एसएचएम, ये लाइन याद रखना। जब जब तुम थोड़ा थोड़ा छेड़छाड़ करोगे, तभी वो ऑसिलेशन करेगा या एसएचएम करेगा, ऐसे ऐसे तब जाएगा। तो तुमने, एक बच्चा आया जो थोड़ा शैतान था। बेटा आप लोगों के ग्रुप में कोई शैतान बच्चा है? अरे कोई नहीं है क्या? चलो तुम लोग शर्माते हो, मैं आदित्य को ही बोल देता हूँ। लेटेस्ट से कि आदित्य थोड़ा शैतान है, जबकि है नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो आदित्य आया कि सर क्यों ना हम इस सिस्टम को पकड़ के ऐसे खींच देंगे इस तरफ। और जब उसने स्मॉल डिस्टर्बेंस किया, वर्क एनर्जी पावर में एक स्टेटमेंट था, अगर तुम किसी कंजर्वेटिव फील्ड पे काम करते हो तो वो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। आप स्प्रिंग को दबाओगे तो आप तो एनर्जी खर्च की, पर वो जाके उसमें स्टोर हो गई। एक बच्चे ने जिसको ये खींचा ना, जिसने, उसने इसको खींचा, तो स्प्रिंग पे कितना वर्क हुआ? हाफ के ए स्क्वायर। अगर आप स्प्रिंग को ए खींचोगे, तो ये बच्चों की तरह याद कर लो, स्प्रिंग को जितना डिस्टर्ब करते हो उतना हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ एक्स इक्वल टू ए तक कोई ले गया है, इसलिए इतनी एनर्जी आपने दे दी बाय डिस्टर्बेंस। दिस इज द एनर्जी गिवन टू द स्प्रिंग बाय डिस्टर्बेंस। आपने जब उसको राइट साइड खींचा, इस प्लस ए को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, प्लस राइट या पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो आपने ये देखा कि आपने जब उसे खींचा तो किसी ने तो एनर्जी खर्च की, एक एक्सटर्नल आदमी ने डिस्टर्ब करके जितनी एनर्जी खर्च की, वही स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गई, हाफ के ए स्क्वायर। क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम है, एनर्जी का लॉस होगा नहीं।
अब ये बच्चा मान लो आदित्य इसको यहाँ पे छोड़ देता है कि सर मैंने यहाँ पे इसे छोड़ दिया, x इक्वल टू प्लस ए पे छोड़ दिया। अब स्प्रिंग को तो तुमने खींच दिया है और तुम इसे छोड़ोगे तो ये इसको वापस लेके जाएगा। यहाँ तक तुम लोग को समझ आ रहा है बेटा? ओ बेटा हाँ बोलो। अच्छा आदित्य ने कितनी एनर्जी दी सिस्टम को, ये नोट कर पा रहे हो? एनर्जी गिवन बाय आदित्य, स्टोरी की तरह समझो ना। एक बच्चा आया, स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग को एनर्जी दी हाफ के स्क्वायर। अब हाफ के स्क्वायर कहाँ रहेगी? स्प्रिंग के पास रहेगी। पर सर एनर्जी का तो लॉस होता ही नहीं है कभी इस सिस्टम में। हाँ बेटा। अब फोर्स सिर्फ स्प्रिंग लगाएगा। अब जब स्प्रिंग फोर्स लगाएगा तो देयर कांट बी लॉस ऑफ एनर्जी। अब यही सस्टेन्ड एनर्जी हमेशा रहेगी स्प्रिंग के पास, इन्फिनिटी तक यही एनर्जी रहेगी, टिल इन्फिनिटी। क्योंकि तुम्हारे खींचने के बाद तुम थे एक्सटर्नल आदमी, आदित्य था एक्सटर्नल आदमी जिसने इसको खींचा। अब आदित्य के खींचने के बाद जब आदित्य इसको छोड़ेगा तो अब ये उतनी एनर्जी अपने पास रखा हुआ है और अब ये उसी को अलग तरीके से यूज करेगा। जैसे ही आदित्य ने एक्सट्रीम पोजीशन पे, मैं बताता हूँ बेटा देखो, फीलिंग के साथ समझना। ये थी मीन पोजीशन x इक्वल टू 0। ये था वो पोजीशन जहां पे आदित्य ने छोड़ा और यहां से तुमको फीलिंग लेना स्टार्ट कर देना है कि वो वापस जाना चाहेगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लगाएगा F इक्वल टू माइनस के। अब बेटा तुम कॉमन सेंस से बताओ पहले कि अगर किसी पे फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, ये बताओ। बेटा फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा ना। यस सर। यहाँ पहुंचते पहुंचते मिडिल पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते बेटा यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन हुआ है। बेटा एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, यहाँ तक वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है और मैक्सिमम हो जाती है। अब आप बोलोगे सर यहाँ मैक्सिमम क्यों है, आगे और क्यों नहीं? क्योंकि बेटा इसके पास एक मोमेंटम तो है, अच्छी खासी इसने वेलोसिटी गेन कर ली है यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके। यहाँ जाने में इसने अच्छी खासी वेलोसिटी गेन कर ली, मैक्सिमम आ गया। लेकिन इसके बाद वो स्प्रिंग को दबाने लगता है अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए। जब वो इसके बाद फर्दर आगे जाता है तो वो स्प्रिंग को दबा रहा होता है और तब उस पे स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाती है कि चलो प्लस के एक्स इधर लगाऊंगा। अगर तुम एक्स डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स करोगे तो प्लस के एक्स फोर्स लगेगा उल्टे डायरेक्शन में, और इस फोर्स की वजह से फोर्स बाय द स्प्रिंग वेलोसिटी घटने लगती है। तो फर्दर वो कहां तक जाता है? फर्दर वो जाएगा माइनस ए तक। प्लस ए तक तुमने उसे ढके खींचा था और जब छोड़ा तो एक्स इक्वल टू माइनस ए तक गया। और तुम इसको मैथमेटिकली समझ सकते हो, फीलिंग वाइज समझ सकते हो, कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि सर स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी थी, हाफ के स्क्वायर। वो मिडल में पहुंच गया सर, मिडल में पहुंचने पे स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं क्योंकि स्प्रिंग का डिस्टर्बेंस 0 हो गया। अब इसकी सारी एनर्जी काइनेटिक में बदल गई। अब ये फिर से मोशन कर रहा है, इस बीच में अभी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं पहुंचा है तो इसके पास दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर और काइनेटिक एनर्जी मास के अंदर। याद रखना पोटेंशियल होती है स्प्रिंग के अंदर, काइनेटिक होती है मास के अंदर। अब ये एक्सट्रीम एंड पे पहुंचा तो बेटा अब ये रुका वहां पे, तो जब रुकेगा तो इस पॉइंट पे इसके बाद सिर्फ से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के स्क्वायर। यानी एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, बस फॉर्म चेंज हो रहा है, पोटेंशियल से काइनेटिक। यहाँ पे दोनों है, फिर यहाँ पे पोटेंशियल हो गया। अब ये पार्टिकल बेटा अब स्प्रिंग दब चुकी है, स्प्रिंग बोलेगी मुझको दबाया, ले फोर्स प्लस के। अब स्प्रिंग इसको फिर से धक्का मारती है, ये फिर से इधर आ जाता है और ये कहानी अनंत काल तक टिल टाइम एग्जिस्ट चलती रहेगी। देखो ना बेटा कुछ अंतर नहीं आया। अब इसके बाद इधर वी मैक्स हो गई, अगले बार ये वही काइनेटिक एनर्जी को खत्म करते करते पोटेंशियल बना देगा, पूरा खींच देगा। अब ये यहाँ पहुंच गया और इसके बाद तो आप कहानी जानते हो, इट इज फुल रिपीटेशन, फुल रिपीटेशन। क्या आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई? यस सर। यस अगर एक बच्चा सारी मेन पोजीशंस का ग्राफ बनाएगा तो उसको एक साइन कर्व टाइप का दिखेगा। अब बना के देख लो, साइन या कॉस टाइप का ग्राफ बनेगा हमेशा। बट ऐसे मत सोचो, बस ऐसे सोचो टोफ्रो हो रहा है। तो एसएचएम का मेन कारण क्या है? कंजर्वेटिव होना चाहिए, वरना तुम खींच के छोड़ोगे तो बीच में आखिरी में एनर्जी एग्जॉस्ट करके रुक जाता है। सिर्फ आइडियल केस में बेटा एसएचएम इज ए आइडियल केस। एसएचएम की एक कंडीशन याद रखना, फोर्स एक प्रोपोर्शनलिटी में ऐसा होता है, माइनस मतलब एक्स के मिडल पॉइंट से यानी मीन पोजीशन से ये दूरी है। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन।
स्प्रिंग में ही क्यों होगा? नहीं बेटा, हर एक चीज में होता है। ये स्प्रिंग आपको पढ़ाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सर तो यही एसएचएम का फॉर्मूला बनेगा? हाँ बेटा हाँ, बट स्प्रिंग में के स्प्रिंग कांस्टेंट है, बट आगे चल के मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलूंगा, अंतर समझना। स्प्रिंग में तुमको के स्प्रिंग कांस्टेंट दिख रहा है, आगे चल के मैं इसको सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलूंगा, क्योंकि हर सिस्टम के लिए जैसे मैं लकड़ी को पानी पे डिप करके छोड़ दूंगा, वो भी एसएचएम करती है, तब के तुम्हारा स्प्रिंग नहीं आएगा। तुम जब ग्रेविटेशन में निकालोगे तो के स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह नहीं आएगा। तो इसलिए इस केस में भले ही ये तुम्हें स्प्रिंग कांस्टेंट दिख रहा हो, बट आगे चल के मैं बोलूंगा ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये बात समझ आई? Yes, sir. तो आपकी पहली डेफिनेशन जो मैं लिखा रहा हूँ, दिस इज द ओनली डेफिनेशन दैट यू शुड नो। डेफिनेशन ऑफ एसएचएम इज आइदर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है तो फोर्स होता है, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप एक और चीज समझना बेटा, मास एक कांस्टेंट है, तो आई कैन राइट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये दो डेफिनेशन आएगी एसएचएम की। हमेशा किसी भी सिस्टम में अगर अंदर बुलाने वाली ताकत है जो वापस मीन पोजीशन की तरफ बुलाएगी, वापस आओ, सेंटर पे आओ, बस आते आते तुम और तेजी में रहते हो और आगे चले जाते हो, कहीं पे भी हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी होनी चाहिए, यानी माइनस साइन होना चाहिए। कहीं पे भी सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब तुम्हारा एसएचएम कहलाएगा। तो पहले तुम अच्छे से लिखना डेफिनेशन ऑफ एसएचएम। लिख लिया? यस सर। ठीक है बेटा। अब इसमें हजारों चीजें आएंगी, पर मैं आपको शुरुआत ऐसे करता हूँ। मैं स्प्रिंग वाले केस पे ही थोड़ी देर रहता हूँ बेटा। देखो, अगर मैं f इक्वल टू माइनस के एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको इस तरह से मान के कि चलो ये x इक्वल टू 0 है, ये बीच का कोई पॉइंट है, ये एक्सट्रीम है, x इक्वल टू प्लस ए है, जब तुम कहीं बीच में होगे, किसी बीच वाली जगह में, ये प्लस एक्स टाइप का होगा, तो तुम पे फोर्स लगेगा माइनस के एक्स टाइप का। इस कंडीशन को जो आपके कोर्स में मतलब अगर आप इसको डिराइव करते हो तो x के लिए आपको इस तरह से कंडीशन मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में x की इक्वेशन आती है a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। आप प्लीज इसको लिखो कि एसएचएम का जब भी आंसर आएगा, अगर मैं टाइम के साथ आप पूछूं कि टी टाइम पे मेरा पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन है। मैं जो लिखवा रहा हूँ बेटा पहले लिखते जाओ बेटा, नोट्स भी बनाने होते हैं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, फाई क्या है, इसको या तो इपॉक कहोगे या तो इनिशियल फेज। मैं सब समझा रहा हूँ कि क्या होता है, तुम बस पेशेंस के साथ पहले लिखो, इनिशियल फेज या इपॉक। इस पूरी चीज को जो एंगल आप डालते हो, जो भी साइन के अंदर एंगल जाएगा, इसको आप कहीं पे भी देखोगे तो ये फेज नाम से कहते हैं वो लोग, कि फेज क्या है इस समय। इसको जो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन कहोगे, या तो एम्पलीट्यूड कहोगे। इतना लिखा बेटा? हर हर एसएचएम की यही इक्वेशन आएगी, या तो ये साइन फॉर्म में लिखो या तो कॉस फॉर्म में, दोनों बात बराबर है। किसी बुक में तुम ऐसी इक्वेशन देखो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दोनों इक्वेशन सेम है। बोथ इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। साइन और कॉस आपके दिमाग में अंतर है, साइन कॉस एक ही चीज होती है। आप इस एंगल को चेंज करके दोनों को एक दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हो। अब साइन 30 डिग्री को भी कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? आप किसी भी चीज को साइन और कॉस में, अभी मैं दिखाऊंगा बेटा, मैं भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, अब डोंट वरी। जब तक आप ये प्लस फाइव ऐड कर रहे हो ना, आप साइन कॉस को इंटरचेंजेबली लिख सकते हो। इतना लिख लिया बेटा? हर चीज लिखना जो जो मैंने बोली है। टेक योर टाइम बट राइट डाउन।
जैसे आप लोग लिख लो, मुझे बताना। मुझे फिर हर एक चीज को समझाना है, व्हाट इज इपॉक, व्हाट इज ये एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड जो समझ आ जाता है, बट साइन कैसे बनेगा, कोसाइन कब बनेगा, फिर साइन ओमेगा टी प्लस फाई कैसे लिखेंगे। Yes, sir. चलो बेटा, आपने लिख लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो बेटा, पहले तुम मुझे बताना कि अगर तुमने स्प्रिंग और मास को ध्यान से देखा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। अब यहाँ पे ये पार्टिकल है, ये एसेशन कर रहा है। आपने जब डिस्टर्ब किया था इसको इधर प्लस ए तक, उसके बाद ये उधर जाने के बाद इधर आया, फिर ये ऐसे जाके ऐसे आता ही रहा। आपको ये बात समझ आ रही है बेटा? ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा और हर बार वो दोनों एंड को, एक्सट्रीम एंड को टच करके आएगा। ये बात आपको समझ आ गई? Yes, sir. तो अब मैं बारी बारी आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताना। हर बार मान लेना कि टच करके आ रहा है। बेटा मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, अब भावनाओं को समझना कि वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये सिलसिला अनंत तक चल रहा है, जब तक टाइम चलेगा। मान लो एक बच्चा है, इसका नाम ए है। जब ए आया तो पार्टिकल यहाँ पे था। ए ने बोला, जब मैंने देखा तो मैंने एक्स इक्वल टू प्लस ए देखा। ऐसा हो सकता है ना बेटा? इट इज पॉसिबल ना? टी इक्वल टू 0 पे ए ने एक्स इक्वल टू प्लस ए बोला। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑब्जर्वर की बात सुनो। ऑब्जर्वर कौन है? ए। ऑब्जर्वर क्या बोल रहा है? जब मैं आया तो ये वाला जो ब्लॉक है वो यहाँ था, इस पोजीशन पे। एक्स इक्वल टू ए क्या है? पोजीशन ऑफ ब्लॉक। अब एक और लड़का है, वो अलग जगह से देख रहा है इसी एसएचएम को, ठीक है, अलग टाइम पे, अलग दिन। वो सोचो इसका ए से कोई लेना नहीं। जब वो आया तो उसने बोला, यार मैं बी हूं और मैंने इस पोजीशन पे आगे जाते देखा। मैंने टी इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 0 पे देखा, मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन देखा। यहां तक का थोड़ा सा बल्ब जला बेटा आपका? कुछ कुछ आपको बस ये स्टेटमेंट समझ आ गई कि नहीं बताओ? ये दो स्टेटमेंट क्लियर है? बेटा वो Yes, sir. पार्टिकल अपना ऑसिलेशन कभी बंद नहीं कर रहा, वो एसएचएम ऐसे करता जा रहा है। आप कहाँ देख रहे हो? जिसने प्लस ए पे देखा उसकी स्टोरी पता है कैसे लगेगी कि सर जब मैं आया ना तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन देखो, ये एक्स इक्वल टू 0, ये प्लस है, ये माइनस है। तो ए बोलेगा, अरे यार मैं जब देखा तो यहाँ था, और फिर वो ऐसे गया, और फिर ऐसे गया, फिर वो ऐसे आता रहा। तो इससे बोलूंगे, अरे तुम बताओ ग्राफ कैसे बनेगा एक्स वर्सेस टाइम का? तो बोलेगा, यार साइन कर्व और कॉस कर्व ही बनता है। मैं बोलूंगा हाँ बेटा ऐसे ही बनता है। तो बोलेगा, पहले मैं सर प्लस ए में था, फिर मैं एक्स इक्वल टू 0 पे गया, फिर मैं माइनस ए गया। तो मैं बोलूंगा, अच्छा बेटा तो तुम कॉस का ग्राफ ही बनाओगे ना, और कोई ऑप्शन है आपके पास? बोलेगा, नहीं नहीं सर मैं कॉस ही बनाऊंगा। टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे प्लस ए, फिर 90 डिग्री या 1/4 साइकिल के बाद एक्स इक्वल टू 0, फिर थोड़ा और पीछे जाने के बाद एक्स इक्वल टू माइनस ए, फिर लौटने के बाद एक्स इक्वल टू 0, फिर आगे बढ़ने के बाद एक्स इक्वल टू प्लस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? तो बेटा ये ग्राफ उस बच्चे के हिसाब से क्या बनता? सर एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री। अब बी के हिसाब से देखते हैं। बी बोलता, सर जब मैंने देखा तो मिडल में था,
और अब वो राइट साइड जा रहा है, यानी पहले प्लस से आएगा, अभी x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0। सर मेरे हिसाब से तो साइन कर्व बनेगा, क्यों? 0 फिर प्लस ए, x इक्वल टू प्लस ए हाइएस्ट, फिर वापस यानी 0, फिर माइनस ए, बेटा आप लोग को दिख रहा है? मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. बेटा सॉरी, वो शायद रिसेंटली, हाँ। अब ये बच्चे को साइन कर्व दिखा, तो ये चलाया सर मेरा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसी एसएचएम को जो लगातार इंफिनिटी तक होने वाली है, दो अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे स्टार्टिंग देख के अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे। तो कभी भी इक्वेशन इससे चेंज नहीं होती है, सिर्फ इनिशियल कंडीशन से चेंज होती है, साइन कॉस से चेंज होती है। मेरी बात समझ पाए? Yes, sir. तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मैंने प्रिलिमिनरी एग्जांपल लिया। अब पहले तुम मुझे बताओ कितने बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन आता है? नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा, 2 मिनट में सीख जाना। ट्रांस बेसिक बेसिक बेटा, कि आप लोग मैक्सिमम कहीं ना कहीं मैथ्स में पढ़ोगे, पर मैं बेसिक पढ़ा दे रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन कॉस कर्व या ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। हमको जितनी फिजिक्स में 2 लाइन की रिक्वायरमेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे सोचो कि मैंने आपको एक साइन कर्व दिया है, पूरी ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनना। मैं जानबूझ के सारे पॉइंट्स का नाम रखूंगा ए बी सी डी ई, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसको मैं बोल रहा हूँ कि बेटा ये y इक्वल टू साइन टी है या साइन ओमेगा टी लिखता हूँ, अभी मुझे समझाने देना। प्लस, मतलब प्लस कुछ नहीं, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब मैंने आपसे बोला मुझे ऐसे चाहिए जिसमें y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री हो, प्लस 30 डिग्री। तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, जहां प्लस आता है आप ए को पकड़ो और पीछे खींच दो 30 डिग्री। अब ए को सिर्फ 30 डिग्री पीछे खींच देना, आपका ग्राफ मैच कर जाएगा। ये एंगल 30 होना चाहिए। क्या इतनी सी बात आपको समझ आई? अगर आपको, बेटा साइन कॉस सबको आता है, ऐसे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ जिसको साइन कॉस नहीं आता हो। जिसको साइन कॉस नहीं आता वो झूठ बोलता है। साइन कॉस 9-10 से कहीं ना कहीं आ रहा होता है, बच्चा ऑब्जर्व कर लेता है। बेटा क्या ये चीज क्लियर है? Yes, yes. प्लस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो सिंपली मुझे स्टार्टिंग पॉइंट को पीछे खींच लेना है। ठीक है? मैं इसी ग्राफ पे बनाता तो बेटा कुछ ऐसा बनता। आपका जो ये एक्सट्रीम पॉइंट है ना, वो पहले ही मिल जाता, यहीं पे मिल जाता। और जो ये वाला पॉइंट थोड़ा पहले मिल जाता, मतलब पूरा पूरा ग्राफ पीछे की लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर जाता, पूरा ग्राफ 30 डिग्री से। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और ई भी हमें 30 डिग्री पहले मिल जाता। अगर मैं ई पे भी लाइन बनाता तो ई भी मुझे 30 डिग्री पहले मिल जाता और फिर से आगे ग्राफ बढ़ता। बट पॉइंट ये है कि हम ऐसे कर देते हैं। तो अगर मेरे को साइन से कॉस चाहिए तो मैं क्या कर लूंगा? बेटा आपको किसी को समझ आ रहा है कि कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, t इक्वल टू 0 पे 90, कुछ इस तरह से कॉस का ग्राफ होता है, y इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। अगर अब मुझे कॉस चाहिए तो मुझे क्या है, ए को कितना खींचना पड़ेगा? 90 डिग्री पीछे खींचना पड़ेगा। किसी को बात समझ आ रही है? यानी अगर मुझे कॉस ओमेगा टी दिया हुआ है तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ साइन कॉस से फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे तो आंसर कॉस में लिखो, चाहे तो साइन में लिखो, अपने आप ये वाला बंदा संभाल लेगा। तुम खुद करके देख लो कि सर ए को 90 डिग्री पीछे खींच देते हैं। तुम ए को 90 डिग्री पीछे खींचोगे, बी वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दैट विल मेक इट कॉस कर्व, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 90। बेटा क्या इतना सा पॉइंट आप लोग को समझ आ गया? ये जरूरी है एसएचएम के लिए। देखो बेटा होता क्या है ना, जब अब तुम देखोगे कि एनसीईआरटी में टॉपिक अच्छा दिया है तो पूरा ग्राफ व्राफ बना के दिया है, बच्चे नहीं ध्यान देते हैं। उनको जेई मेंस में एग्जैक्टली ग्राफ का यही बच्चों वाला ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है, बच्चे हर बार गलत करके आते हैं। बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है?
Yes, sir. तो अब उल्टा भी समझ लोगे, अगर +30 में तुम लेफ्ट हैंड साइड खींच रहे हो तो -30 में तुम ए को आगे की तरफ लेके जाओगे। इज इट क्लियर? बेटा मैं लिख देता हूं, आप समझ लेना। अगर मैंने ये वाला ग्राफ लिया है, ये मेरा पॉइंट ए है, दिस इज y इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अगर आप मुझे बोलोगे कि सर अब y इक्वल टू साइन ओमेगा टी -30 डिग्री बनाइए, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूंगा, बेटा आप एक काम करना, जो आपका ए पॉइंट दिया था स्टार्टिंग पॉइंट, आप उसको 30 डिग्री आगे लेके चले जाना और ए को यहाँ से बना देना, और ये एंगल अपने आप आपको 30 डिग्री मिल जाता। यानी आप इस ग्राफ को यहाँ से ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप राइट हैंड साइड मूव करोगे -30 के लिए। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन यू मस्ट। आई होप बेटा आपको ये बात समझ आ गई। बेटा उल्टा भी करना है, ऐसा नहीं कि सब चीज साइन से ही सीखना, कॉस से भी सीखना। अगर मैं आपको कॉस दिया हूँ, बेटा ये y इक्वल टू कॉस ओमेगा टी है, कोई बच्चा मुझे बता देगा साइन के फॉर्म में मैं इसको क्या लिखूंगा? अगर मुझे साइन चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? मतलब y इक्वल टू, मुझे इसी y इक्वल टू कॉस ओमेगा टी को साइन के टर्म्स में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैंने अभी पहले बताया था, देखो अगर मुझे कॉस ओमेगा टी चाहिए, कॉस ओमेगा टी, तो मैं साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिखूंगा। साइन में जैसे ही मैं 90 डिग्री ऐड करूंगा, वो अपने आप पीछे चला जाएगा। अब तुम बताओ, अगर मुझे इसको, मतलब मुझे साइन ओमेगा टी को कॉस के टर्म्स में लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा बताओ? प्लीज राइट दिस ग्राफ y इक्वल टू साइन ओमेगा टी एज कॉस ओमेगा टी प्लस डैश। तो ये फाई की वैल्यू कितने आएगी, जल्दी बताओ कैसे? So 90 जल्दी बेटा जल्दी, कितना बोलो? cos omega t plus 90. +90। बेटा बहुत सिंपल है, देखो अब कॉस को देखो, अगर मैं इसमें +90 तो मुझे इस पॉइंट को 90 डिग्री खींचना है, तो भी मुझे फिर ये गलत मिल जाएगा, +90 नहीं होगा बेटा, -90 करोगे। Minus 90. हाँ Plus 90 -90। minus 90. हाँ, यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? -90। क्यों? अब ये कॉस वाला ग्राफ है। अब देखो ऐसे, अगर मैं इसको -90 कर रहा हूँ तो मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, यानी ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और अपने आप मुझे ये साइन कर्व मिल जाएगा। तो हमारे फाई की वैल्यू आ गई -90 डिग्री। आप छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखना, सिर्फ 3 से 4 मिनट लगता है, सिर्फ 3 से 4 मिनट बेटा। लेकिन ये पॉइंट समझ तभी आएगा जब आप खुद से करोगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो चलो जल्दी से गेम खेलते हैं, पार्टिसिपेट करो। यहाँ तक समझ गया ना बेटा? Yes. तो पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसको एंजॉय करो। फर्स्ट कैटेगरी, सीधे क्वेश्चन शूट करते हैं, कोई बचपना नहीं। ये ब्लॉक रखा है बीच में, आपको बोल रहा है t इक्वल टू 0 पे ये ब्लॉक यहाँ था, पूरी बात सुनना, और ये फेज दिया है 30 डिग्री का और ये आगे जा रहा है, और आपसे पूछा है प्लीज इस इक्वेशन को कंप्लीट कीजिए। अगर ये t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है बीच में और आगे जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है, इस इक्वेशन को कंप्लीट कीजिए। इसमें आप मुझे फाई बताइए कितना आएगा, जल्दी बताओ। टी इक्वल टू, ये क्वेश्चन है आपसे, बस इतना ही सही आता है बेटा। कैसे करोगे? फीलिंग के साथ सोचो। अगर ये 30 है तो ये 60 बचेगा बेटा, एक साइड 90 की होती है। अब दिमाग में आराम से ठंडे दिमाग से सोच लेना, एक चीज पूरी 90 की होती है, 90 90 90 90, 4 पॉइंट आए, 4 में आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। खुद सोचो, बताओ बेटा कितना आंसर होगा? क्योंकि इसी से मैं आपको लीड और लैग भी समझाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट आता है लीडिंग और लैगिंग फेज। फास्ट बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। चलो हाँ, मुझे इस पे भी चलेगा, चैट पे भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अजितेश, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बच्चा ट्राई करो बेटा। मजा ट्राई करके गलत होने में है और सही होने में भी है, दोनों में है। मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल से बताता हूँ जो बहुत अजीब सा एग्जांपल, पर ध्यान देना। जब भी क्रिकेट मैच होता है तो दो साइड होती हैं, एक खेलती है जीतने के लिए और एक खेलती है, दूसरी भी खेलती है जीतने के लिए, पर कोई एक हारता है जीतता है।
पर दर्शक क्या करते हैं, वो अपने पैसे कमाते हैं, वो मोटे होते हैं। अब दर्शक मत बनो ना बेटा, ना उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है ना कुछ होती है, और वो टाइम भी बर्बाद करते हैं। आप प्लेयर बनो, गेम को एंजॉय करो। दर्शक बहुत है इंडिया में। देखो, एक बच्चा जबरदस्ती बोलेगा सर मैं साइन मान लूं, मैं कॉस मान लूं, जो मानना है तुम्हें मानो। देखो इसी चीज को आप साइन मानते हैं कॉस। पहला तरीका, ट्रिक वन या स्टेप वन, आप जबरदस्ती का ग्राफ बनाओ और जो आपको समझ आ रहा है आप वैसे करो। तो टी इक्वल टू मेरे को 30 दिख रहा है, लेकिन सर अगर ये थोड़ी देर पहले होता तो ये बीच में होता, तब मेरे को ऐसे मस्त साइन का ग्राफ मिलता। किसी को ये बात समझ आई? अगर ये यहाँ होता तो ये ऐसे जाता, 0 पे 0, फिर थोड़ी देर बाद 90। तो बोलता सर ये ना थोड़ा 30 डिग्री आगे निकल गया। किससे आगे निकल गया ये? सर साइन से। अगर तुम टी इक्वल टू 0 पे यहाँ देखते तो तुम बोलते सर अगर ये यहाँ रहता फिर ऐसे आगे जाता, फिर पीछे आता, देखिए ना मस्त साइन का ग्राफ मिलता। अगर टी इक्वल टू 0 पे तुम एक्स इक्वल टू 0 से +a की तरफ जा रहे हो, टूवर्ड्स +a, तो ये ग्राफ मिलता साइन का, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी का। अब एक बच्चा उससे 30 डिग्री आगे है, तो तुम आंख बंद करके आंसर लिख सकते हो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी +30 डिग्री। किसी को मेरी बात समझ आई? बेटा ये बच्चा यहाँ रहता तो साइन कहलाता, तुम यहाँ हो तो और उससे कितना आगे हो, 30 डिग्री आगे। इज इट क्लियर? साइन वाले कर्व से मैं 30 डिग्री आगे हूँ। एक तरीका, ऐसे मैं 3-4 तरीके से सिखाता हूँ जो तुम्हें स्ट्राइक कर जाए। ठीक है बेटा, कुछ कुछ समझ आ रहा है? दूसरा तरीका, मान लो एक बच्चा बोलता सर अगर मैं यहाँ पहुंच जाता तो +a से स्टार्ट करता तो मैं कॉस होता। सही बात है, +a से स्टार्ट करोगे तो हर +a से स्टार्ट करने वाला बंदा कॉस कहलाता है। तो तुम बोल सकते हो सर सर वो जो एक्चुअल आदमी है ना, कॉस से ना 60 डिग्री पीछे है, तो वही बच्चा ऐसे भी लिख सकता है सर सर y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी -60 डिग्री। भावनाओं को समझो, हमने बनाया तो है। देखो, जब तुम जब तुम यहाँ पे थे x इक्वल टू +a पे, तो हमारा कॉस वाला ग्राफ बना था, और जब तुम मीन पोजीशन से स्टार्ट किए थे हमारा साइन वाला ग्राफ बना था। तो एक तो ये ट्रिक हो गई, तुम साइन कॉस का ग्राफ पहचानते हो, तो बस ये देख लो आगे कौन है पीछे कौन है। अगर यहाँ पे इससे साइन बनता है, इस पे कॉस बनता है स्टार्टिंग में, तो तुम अगर साइन से आगे हो तो साइन ओमेगा टी +30, और तुम कॉस से 60 डिग्री पीछे हो तो -60। बेटा क्या ये मेथड समझ आया आपको थोड़ा बहुत? यस सर। अरे बेटा समझना भी है क्या आंसर आएगा, इसीलिए वो बड़े चालाक है पता है बेटा। वो ना मोर देन 4 ऑप्शन देके बोलेंगे विच इज रॉन्ग, ऑप्शन में ये भी होगा ये भी होगा, तो तुमको लगेगा मेरा आंसर तो ये आया है तो दूसरा वाला गलत है। नहीं बेटा, एक बार ये चेक कर लेना, कॉस के लिए और साइन के लिए अंतर आ जाता है। ठीक है, आओ अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताना आपका इक्वेशन क्या आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं आप ही लोगों से करवाना चाहता हूँ बेटा। इस बार t इक्वल टू 0 पे तो -a पे हो। बेटा इसका ग्राफ आप बताओ, साइन में भी कॉस में भी। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है और वापस लौट रहा है, ये मीन पोजीशन है। पहले ग्राफ के साथ ये सब खेलना सीखो, x इक्वल टू +a, x इक्वल टू -a। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्राफ, मतलब क्या बनेगा? x इक्वल टू, मुझे a साइन ओमेगा t के टर्म्स में भी बताओ +5 के, और x इक्वल टू a कॉस ओमेगा t के टर्म्स में भी बताओ +5 के। +5 लिख रहा हूँ लेकिन माइनस भी आ सकता है। बताओ बेटा, आराम से सोचो ठंडे दिमाग से। तुमको कुछ नहीं समझ आना, पहले इस ग्राफ को बना लो बेटा। मैं तुमको बहुत छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, आप ऐसे कर लो कि सर अकॉर्डिंगली तो एक ही ग्राफ बनेगा, भले मैं लिखूं कैसे भी, ग्राफ तो एक ही बनेगा। सही बात है बेटा, साइन में लिखो चाहे कॉस में लिखो ग्राफ तो एक ही बनेगा। हम कहाँ पे? -a पे। तो सर टेक्निकली पहले -a पे हूँ, फिर मैं 0 पे जाऊंगा, और ऐसे इक्वेशन चलती रहेगी, -a 0 फिर +a। ये ग्राफ है।
अब एक दूर कहीं बच्चा साइन का ग्राफ बना के बैठा है अपनी कॉपी में, जिसको वो ग्राफ याद है, बोलेगा सर साइन तो मुझे पता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मुझे पता है। तो बेटा इसमें ऐसा कौन सा चमत्कार करोगे कि ये मिल जाएगा? तुम बताओ, अभी ट्रांसफॉर्मेशन तुमको सिखाई है, क्या करोगे इसके साथ, ऐसी कौन सी हरकत करोगे कि ये तुम्हें मिल जाए? बताओ बेटा। अजितेश सेड +90। देखो बेटा, हमारे पास साइन दिया है, अगर मैं इसमें +90 ऐड कर दूंगा तो देखो, +90 में हम लोग क्या करते हैं बेटा, बताओ। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, देखो ये आपको ग्राफ दिया है, मैं पूरा बना देता हूँ। देखो ये ग्राफ है साइन का, दिस इज साइन ग्राफ, साइन ओमेगा टी। अगर मैं +90 करूंगा तो बेटा पीछे जाता है, मुझको ये वाला पॉइंट यहाँ चाहिए। तो अगर अजितेश मुझे बोलेगा कि सर अगर हम y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी -90 ले लेते हैं तो काम बन जाएगा। क्यों? साइन के ग्राफ में -90 का मतलब आगे की तरफ ले जाना। पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन को घूर लो, पहले 2 मिनट। अगर मैं -30 बोलता हूँ तो मैं इस ए वाले पॉइंट को आगे ले जाता हूँ। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया बेटा? आया ना? आप देखो एक्चुअल ग्राफ आपका कौन सा है, हमारा एक्चुअल ग्राफ ये है, हमको ये चाहिए, ये वाला चाहिए। पर ये मिलेगा कैसे? साइन अंकल कैसे देंगे आप ये ग्राफ? तो साइन बोलेगा कुछ नहीं करो, मुझे इस तरफ ले जाओ। कितना ले जाएं? 90 डिग्री ओनली, यानी साइन ओमेगा टी -90। बेटा किसी को ये बात समझ आ गई? अगर मान लो आप ही बोले नहीं 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 सर साइन नहीं, मैं कॉस में लिखना चाहता हूँ, तो बेटा एक काम करो, कॉस वाले ग्राफ को करो। जो भी कॉस वाला ग्राफ है उसको देखो, ये है कॉस वाला ग्राफ, ये होता है कॉस ओमेगा टी। अब अगर मुझे इसको उठा के यहाँ लाना है या इसको उठा के यहाँ लाना है तो दो तरीके हैं। देख पा रहे हो ये 180 डिग्री है बेटा, 90 + 90। तो या तो चाहे आप x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, आप इस पॉइंट को आगे ले जाओगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी ओमेगा टी -180, या आप इस पॉइंट को पीछे ले जाओ तो भी आपको 180 डिग्री प्लस करना पड़ेगा, यानी इसको आगे ले जाए, यानी दोनों बात बराबर आएगी, ए कॉस ओमेगा टी +180 डिग्री। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो। देखो फाइनल आंसर आपका क्या हुआ, आपको ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला। मेरी बात समझे बेटा? तो ऑप्शन चुनने में थोड़ी समझदारी दिखाना, जल्दी मत करना। और आपके लिए बच्चे वाला मेथड है, सिर्फ आप ये आइडेंटिफाई करो तुम कहाँ और कहाँ जा रहे हो, और पहले एक्चुअल ग्राफ बना लो। बेटा अभी क्वेश्चन आप करके दिखा दोगे? मैं दूं क्वेश्चन? बेटा ये सीखना जरूरी है, क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। मैं थ्योरी पढ़ा के आगे बढ़ सकता हूँ, पर क्वेश्चन ऐसे आएगा और पटक जाओगे फिर। तब हम थोड़ी ना बोलेंगे आपको मैथ्स नहीं आता, बीच में छोड़ नहीं सकते बेटा कभी। इस तरह से सोचना गलत है। ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया है, t इक्वल टू 0 पे आप यहाँ हो और पीछे की तरफ आ रहे हो। अब बताओ इसका ग्राफ क्या बनेगा? एक बच्चा ठंडे दिमाग से बनाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलेगा सर अगर 45 डिग्री मतलब मिड पॉइंट, तो ये +a है, तो ये a/2 होगा, +a/2, ये 0 होगा, ये -a होगा, यानी t इक्वल टू 0 पे प्लस ए ना होके उसका आधा होगा, यानी +a/2। और अब ये 0 की तरफ जा रहा होगा, सर ये ऐसा है, और अब ये -a की तरफ जाएगा। तो एक्चुअल ग्राफ बनाना इज वेरी इजी। एक्चुअल ग्राफ बना लो पहले, सबसे पहले एक्चुअल ग्राफ ही बनाया करो बेटा। सर ये सिलसिला हमारा चलेगा इस तरीके से। सर ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है। अब एक्चुअल ग्राफ को पा कैसे सकते हो? अब एक बच्चा बस साइन से पाना चाहता है कि सर मुझे तो साइन ही पसंद है, तो बेटा साइन से पाने के लिए क्या करोगे? देखो आपको समझ आ रहा है कि सर अगर मैं साइन की बात करूं तो ये एंगल हमारा 45 दिया है कॉमन सेंस से, और ये एंगल बचेगा 135। बट अगर मुझे साइन चाहिए तो मुझे साइन वाले ग्राफ को
साइन वाले ग्राफ को इस ग्राफ में बदलना है तो मुझे साइन को 135 पीछे खींचना पड़ेगा। दैट मीन्स y इक्वल टू ए साइन, बेटा सिंपल फंडा समझ लो, साइन हमको आता है और साइन से हमको बनाना है, तो साइन को ये वाला कन्वर्ट करने के लिए ये y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है। अगर मुझे ए साइन ओमेगा टी को ये वाला ग्राफ चाहिए तो आपको इस ग्राफ को 135 डिग्री पीछे खींचना पड़ेगा। दैट मीन्स साइन ओमेगा टी प्लस 135, पीछे खींचना मतलब प्लस, आगे खींचना मतलब माइनस। ये आपका आंसर आ गया। कॉस के हिसाब से बेटा ये इजी आता। अगर आप कॉस के हिसाब से इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप बोलते हैं सर कॉस तो ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ हाँ बेटा कॉस ऐसा होता है, तो तुम बोलोगे सर कॉस के हिसाब से तो सिर्फ 45 डिग्री का लफड़ा आता। अगर मैं इसको खींच के पॉइंट को इस तरफ 45 डिग्री ले जाऊं तो अपने आप ये एक्सट्रीम पॉइंट इधर आएगा और ये वाला पॉइंट मेरा इस पे आ जाएगा लाइन पे, तो सही बात है। तब आप लिखते हैं सर y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। साइन कॉस में हमेशा 90 डिग्री का अंतर रहेगा बेटा। बेटा मेरी बात समझ गए? कोई दिक्कत? बेटा ये आपको समझ आया कि नहीं इतना बताओ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। बताओ समझ आया? यस सर। तो आपको पहले ये सब सीखना पड़ेगा कि ये बोल क्या रहा है, लिखना कैसे है। अब चलो मैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। बेटा इक्वेशन ऑफ एसएचएम लंबा टॉपिक है तो हम थोड़ा सा आराम से ही करेंगे। अब मान लो पहले मैं आपको इस पॉइंट पे को समझाना चाहता हूँ। अगर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आपका सोल्यूशन आता है हर बार किस इक्वेशन का, f इक्वल टू माइनस के एक्स के किसी भी एसएचएम की इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारा सोल्यूशन ये आता है। तो कई बार वो आपको इक्वेशन देके पूछेगा ये एसएचएम है कि नहीं, तब आप एक और तरीका अपना सकते हो। f इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा है ना बेटा, अब जरूर इसको ऐसे लिखो। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, पहले आप ऐसे करो कि सर अगर ये हमारा सोल्यूशन आ रहा है हमेशा, तो इससे अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी यानी मास की वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो कैसे निकालोगे, dx बाई dt। हम बिल्कुल सबसे सिंपल केस पे लेके चलना चाहो चल लो, कोई इशू नहीं, आप सबसे सिंपल केस करके चलो। अब बताओ क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए तो रह गया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब चेन रूल लगाओ, ओमेगा टी प्लस फाइव को करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो सिर्फ ओमेगा बचेगा। तो क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को भी? देखो, कोई भी दिक्कत है देख लो। क्या अगर आपको मैं पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट ए गिवन टाइम दूं तो आप उससे वेलोसिटी निकाल लोगे? एक बच्चा ये स्टेटमेंट नहीं बोलता है, मेन प्रॉब्लम ये होती है, जब तक तुम इसको वीपी इक्वल टू डीएक्स बाई डी टी लिखोगे मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम इसको ऐसे सोच के लिखो कि सर अगर मुझे पता हो कि t इक्वल टू 0 पे मेरा पार्टिकल कहाँ पे है, t इक्वल टू 0 नहीं मतलब किसी भी t टाइम पे मेरा पार्टिकल कहाँ पे है, अगर मुझे पोजीशन पता है तो आई कैन फाइंड कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, इस ग्राफ को देख के तुम क्या ये पॉइंट तुरंत समझ गए कि मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा कुछ होता है? फिर ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कम ऑन बेटा प्लीज इसको जल्दी लिखो, ये दोनों पॉइंट मुझे याद चाहिए। और ओमेगा के साथ ऐसा भी लिखना, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है या 2 पाई बाई टाइम पीरियड या 2 पाई एफ। इन दो पॉइंट्स को जल्दी लिखो। मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा, और आप बोलोगे एसएचएम में पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है, स्टेटमेंट को अपने दिमाग में बोलना जितनी बार बोल सको। बेटा यहां तक लिख लिया, कोई भी दिक्कत आई बताओ? बेटा आप लोगों ने लिख लिया, हाँ ना बोल दो, आगे भी बढ़ेंगे ना। यस सर। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से
ये कहानी तो हमने कितनी बार सुनाई है कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अब लिखते हैं, चलो इसको डिफरेंशिएट करो। आपने इसको लिया और डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आया, ए ओमेगा को एज इट इज रहने दो, कॉस को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन मिल जाएगा, और अंदर फिर से डिफरेंशिएशन करोगे चेन रूल लगा के तो ओमेगा टी प्लस फाइव का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या यहां तक तुमने ऑब्जर्व कर लिया? तो अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा, अब बेटा इतना तो तुम्हें पता है ना, साइन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। कोई भी साइन कॉस कर्व है, मैक्सिमम मैं लिख रहा हूँ, ये कोई सपना थोड़ी वाली चीज थोड़ी ना, बस ये चीज को मैक्सिमम बोल रहा हूँ। उसी तरह से ए मैक्स कितना आ जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि आपको जेई मेंस में वो क्वेश्चन ही ऐसे देता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना है, तो आपको समझना पड़ेगा वो ए इंटू ओमेगा स्क्वायर दे रहा है। आपको क्वेश्चन में वो वेलोसिटी दे देगा और बोलेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना है, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। यहां तक हुआ बेटा? अब ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ और इसको देखो। एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी मेरी इक्वेशन में एक्सेलरेशन, और इस चीज को दोबारा ऑब्जर्व करोगे तो ये उसके बराबर आ गया एक्स के पोजीशन के, कि पोजीशन कितनी थी, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज क्लियरली आवर डेफिनेशन ओनली कि एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। बेटा ये पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट समझ आया? Yes, sir. तो अब दिस विल ओपन पेंडोरा बॉक्स फॉर टाइम पीरियड कैलकुलेशन, बिकॉज ओमेगा अगर आपको समझ आया, आपने अगर एक्सेलरेशन निकालना सीख गए तो आपको ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा विल गिव यू टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम, कि कितनी देर में एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस एक्सप्रेशन को याद रखो, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है? अब अगर मैं चाहूं तो आपको दिखाता हूं कि अगर मुझे पोजीशन का कोई ग्राफ देगा, एक एग्जाम का क्वेश्चन लिखवा लो, अगर पोजीशन ग्राफ दिया है तो उससे वेलोसिटी ग्राफ बनाना और एक्सेलरेशन ग्राफ बनाना आना चाहिए हमेशा हर बच्चे को। अगर मैं आपको पोजीशन ग्राफ दे दूं, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, एंड वाइस वर्सा, अगर एक्सेलरेशन भी दे रहा हूं तो आप सारे ग्राफ निकाल सकते हो। स्टार्ट करें? नोट कर लिया? क्वेश्चन देना बेटा, हर चीज समझने के बाद एक क्वेश्चन करना है। कोई भी चीज को तुम्हें ऐसे नहीं समझना है कि चलो बस समझ आ गया अब आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग शुड बी फॉलोड बाई वन अनसॉल्व क्वेश्चन या कनेक्टेड क्वेश्चन। चलो ऐसे देखो कि सर एक काम करते हैं, आप मुझे क्वेश्चन दीजिए। तो बेटा मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, देखो आपको मैं पोजीशन नहीं, मैं वेलोसिटी का ग्राफ देता हूँ। मान लो मैंने आपको वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे दिया, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का ग्राफ है। अब आप मुझे बताओ इसी जगह पे पोजीशन का ग्राफ कैसे बनेगा और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? कोई भी बच्चा बता सकता है? बोलो। दो मेथड है आपके पास, आप पीछे पेज पे आओ, ऑब्जर्वेशन करो और मुझे बताओ हाउ विल यू मेक। अगर मैं आपको वेलोसिटी दूं तो आप पोजीशन कैसे बनाओगे, अगर आपको मैं एक्सेलरेशन दूं तो बाकी, मतलब वाइस वर्सा, इन तीनों में से कोई एक ग्राफ आपको देगा। ऐसा क्वेश्चन यू विल फेस। बताओ बेटा। दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ दिस टॉपिक, और अभी हमें इसमें बहुत डिटेल में जाना है। बेटा आंसर आया? देखो आपके पास दो तरीके हैं, जैसे एक बच्चा कॉमन सेंस से कर सकता है कि सर वेलोसिटी का ग्राफ दिया है, कुछ नहीं पता तो तुम ये सोचो सर वेलोसिटी ग्राफ दिया है ए साइन ओमेगा टी टाइप का,
ये ए इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट को, इस टाइप का कुछ ग्राफ दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन ग्राफ कैसे आता है, ए साइन ओमेगा टी का, ए का ए रहता, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाता, और एक ओमेगा बाहर आ जाता। तो आपको इस कंडीशन के हिसाब से एक ग्राफ मिलता कि सर एक्सेलरेशन तो कॉस में मिल रहा है, हमें सिर्फ नेचर बताना है, डोंट वरी। आप बोलते हैं सर एक्सेलरेशन हमारा आ गया इस टाइप का कॉस ओमेगा टी, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आपने ऐसे बना के रख दिया, कॉस वाला फंक्शन बना दिया, कॉस फंक्शन, कुछ बोलो मतलब कॉस बना दो। अब कंफर्म हो कि हाँ सर कोई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा जो इसके एम्पलीट्यूड को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, ठीक है, बात समझ पाए। और आप में अगर थोड़ा सा आपको याद है तो आप इतना याद रखना कि एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी एक्स विल बी एक्सेलरेशन का उल्टा माइनस साइन। बेटा ये बात को अच्छे से समझो कि सर मुझे अगर एक्स चाहिए तो, या ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो नेचर वाइज एक्सेलरेशन और एक्स एक दूसरे का उल्टा है माइनस साइन की वजह से, यानी यहाँ पे माइनस कॉस टाइप का ग्राफ बनता। बेटा आप लोगों को किसको मेरी बात समझ आ गई? आपको ये तुरंत आइडेंटिफाई करके एग्जाम में टिक करके आ जाना था, कर लोगे? मैं आपको एक क्वेश्चन देके चेक करूं कि आपको समझ आया है कि नहीं, देख लो बेटा, मैं क्वेश्चन दूं? Yes, sir. ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ और आप करो। देखो आपको मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, मैं आपको पोजीशन ग्राफ ही देता हूँ, बट मेरी बात सुनना, मैं आपको पोजीशन ग्राफ ही दे रहा हूँ, आप मुझे बाकी सारे ग्राफ बना के दिखाओ, मैं आपको सब वैल्यू दूंगा लेकिन जानबूझ के, ए इक्वल टू +5 यानी 5 साइन 3 ओमेगा, बस 3, रुको एक सेकंड मैं वैल्यू फॉर्म में देता हूँ 3। अब आप मुझे ग्राफ बना के दिखाओ वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, बनाओ बेटा, दोनों ग्राफ बना के दो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर मैंने पोजीशन का दिया 5 साइन 3t, तो आप मुझे वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन ग्राफ बना के दो, बताओ बेटा कैसे बनेगा? बेटा बताओ, हो जाएगा? ट्राई करो, आइडेंटिफाई करो ए क्या है, ए की वैल्यू +5 दी है, ओमेगा की वैल्यू 3 दी है, बताओ बेटा।
बेटा हो गया आपसे? बेटा आपने कभी भीख मांगी है क्या? कैसा लगेगा? तो टीचर से मंगवाते हो आपको क्यों अच्छा लगता है? एक बार ट्राई करना। बेटा आप देश का फ्यूचर हो, इसलिए एनकरेज किया जाता है, वरना बदतमीजी बर्दाश्त करने का कोई वो मतलब ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। ये मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ क्योंकि आप देश का फ्यूचर हो। पर एक ही चीज 5 बार पूछनी पड़े, 6 बार पूछनी पड़े, तो बेटा या वो सिर्फ बदतमीजी में आती है बेटा, और कुछ नहीं। बेटा मैं आपका स्कूल टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा तो फिर मैं सोचूंगा नहीं कि ये कहाँ जाके यूज होगा। बेटा मुझे पता है कि मैं पढ़ाऊंगा तो ये यूज होगा। बेटा मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं 7 साल से चिल्ला रहा हूँ बच्चों को कि बेटा पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो पढ़ लो। बाद में हर साल के बाद वो यही देखते हैं, जो टीचर के साथ रहते हैं उनका सिलेक्शन होता है, बाकी लोग हीरो बनते हुए अपना साइड में निकल लेते हैं। बेटा पता नहीं क्या है बेटा आप लोग। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना बेटा, आप कर्मा पे यकीन रखो। आप किसी को तंग करोगे, वो नहीं करेगा आपको तंग, क्योंकि मैं अच्छा हूँ भाई। दुनिया में आपको मिलेंगे लोग, जाओ ना आईआईटी। बच्चे फॉर्म में गलत एंट्री कर देते हैं, उनका करियर बर्बाद कर दिया जाता है। हर बार सुप्रीम कोर्ट आके बीच में बचाएगी नहीं, अगर आप एक केस जानते हो तो। आपसे एक मिस्टेक होगी, दे विल रूइन योर करियर। और ये मिस्टेक्स में नहीं आती है, क्लास परफॉर्मेंस में 0 मार्क्स देते हैं, पता है बेटा? फेल हो जाते हैं बच्चे। अगर आपको यही आदत रहेगी, यही आपका आगे वाला क्लास है, दिस विल कंटिन्यू एज योर आईआईटी क्लास, एनआईटी क्लास, जो आप पढ़ रहे हो ना अभी, ऐसे ही आपको आगे भी पढ़ाया जाएगा। अगर क्लास परफॉर्मेंस उन्होंने एक बच्चे की देखी कि 3 बार नाम लिया नहीं बोला, तो क्लास परफॉर्मेंस का कई बार वेटेज 40% होता है, वो आपको 0 दे देंगे बेटा। और वो खुशी खुशी देंगे, क्योंकि वहां आपको जाना है, आपकी मजबूरी है। वो आपका करियर डिसाइड कर रहे हैं। मैं भी आपका करियर डिसाइड कर रहा हूँ, बस आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको अभी शायद लगता है छोटी मोटी चीजें ज्यादा जरूरी हैं, आपकी इमेज। बेटा ये मुझे समझ नहीं आता, ये सब आप लोग कैसे कर कैसे लेते, इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? मतलब एक खामोशी भी हिम्मत की बात है बेटा। चलो तभी इंडिया में बेटा इतना क्राइम होता है, हमें खामोश रहने की आदत है। इसको वेलोसिटी पाने के लिए आप डिफरेंशिएट करोगे। बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों में मतलब आप जितनी भी चीजें देख रहे हो ना बेटा, कहीं लौट के जरूर आएंगे आपको। जो भी चीज आप कर रहे हो बेटा, देखो मेरे को लगता है कि भगवान ने और हिंदू कल्चर ने माँ बाप को और टीचर को एक ही बनाया है, एक ही सिस्टम में। तो आप मुझे तंग करोगे ना बेटा, तो कोई ना कोई चीज पलट के आप पे आएगी। और वो कैसे आएगी मुझे नहीं पता, पर आएगी बेटा। और मुझे क्या आप तंग कर लोगे बेटा? एक आदमी आपके पीछे भाग रहा है, पढ़ लो पढ़ लो, और आप उसी के पीछे डंडा लेके भाग रहे हो, हम तो नहीं पढ़ेंगे। तो आप मूर्ख हो वो, या वो मूर्ख है, दोनों मूर्ख हो सकते हैं बेटा। मैं रेगिस्तान में पानी दे रहा हूँ और तुम बोल रहे हो सर आप पानी क्यों दे रहे हैं, दोनों ही मूर्ख हैं। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा, तो आपको 15 मिलता, 5 ये और ओमेगा ये, 15 साइन का कॉस हो जाता। तो बस आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता। आपको जब ग्राफ बनाओगे तो यहाँ 15 लिखना पड़ेगा। और जब आप इसका एक्सेलरेशन के लिए आते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे बच्चों की तरह याद भी ना हो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स वाला ग्राफ लो और पलट दो, एक्स वाला ग्राफ लो उसका उल्टा कर दो, और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ओमेगा क्या है? +3। यानी आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को, तो आपको 45 मिल जाता और उल्टा ग्राफ मिलता। जो ये वाला ग्राफ है उसका उल्टा, आप वही साइन वाला ग्राफ का उल्टा कर देते, बस यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका 45 आ जाता। बेटा आप अच्छे से ग्राफ बनाना, मैंने एक के ऊपर एक नहीं बनाया सही से, बट आप फीलिंग समझ लो कि आप एक्सेलेरेशन को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे, -45, और अगर एक्स के टर्म्स में लिखना चाहते थे तो sin 3t, इस तरह से आ जाता। आप इसको डिफ्रेंशिएट करते तो भी यही मिलता। आगे बढ़े बेटा। यस सर। बेटा मुझे गुस्सा आएगा ना, मैं पूरे बच्चों को लेकर डीपीएस बैठ जाऊंगा, फिर रोना बैठ के। आप जितना तंग कर रहे हो ना बेटा, ये सही तरीका नहीं है। थोड़ा जाग जाओ, थोड़ा शर्म करो बेटा। 5-6 महीने हो चुके हैं, 7 महीने साथ दे चुके हैं।
आप ना, अगर मैं आप लोग को अयान भैया वाले बैच जो जस्ट पास आउट हुआ है, उस बैच में ना अगर आप क्लास कर लेते तो पता है वो बैच आपको बोलता है कि सर इन बच्चों को क्लास से निकाल दो, जिस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं। हर एक टीचर के साथ इनको क्लास से निकाल दो सारे बच्चों को। बेटा पैसे से आप ना गुची की बेल्ट खरीद सकते हो, आईआईटी की सीट नहीं। ये बात जितनी जल्दी आप सीख जाओ उतना भला है। देखो बेटा, क्योंकि देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बच्चे अपनी मर्जी से क्लास से आते जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? आपने कभी देखा है कि कहीं ऐसी जगह पे आप कर लो? और आपको नहीं मेरी बात समझ आ रही है ना, तो बेटा आप कॉलेज में जाना। आज पहला दिन होगा अद्रिजा दीदी का और उनका, जो श्रेष्ठ भैया हैं। आज सबसे पहले आईआईटी भुवनेश्वर ने कॉल किया है कि आप हॉस्टल में आओ, और आपको वो 6 महीने में यही बात बोलेंगे कि आप कोई भी मतलब एटिकेट्स की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक भी एटिकेट्स की बाउंड्री क्रॉस की तो दे विल पनिश यू सिवियरली। और वो सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं ताकि बाकी 600 बच्चे ना बिगड़े। मेरा कुछ नहीं जाएगा बेटा, मैं फिर भी झुक के आपको पढ़ाता ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे को अपना फर्ज निभाना है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। वो आपको ऐसे देता है, एक्स इक्वल टू, बेटा पूरी बात ढंग से समझना, -5x + 3। सिर्फ इतना लिख के छोड़ देगा और आपसे पूछेगा बताओ आप इस, सॉरी -5t लिखना था बेटा, नहीं सॉरी, एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखना था, सॉरी, एक्सेलरेशन इक्वल टू -5x + 3 लिख के छोड़ देगा। और आपसे पूछेगा आप बताओ इस वाले केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। इतने छोटे से क्वेश्चन का कोई आंसर दे सकता है बेटा अब तक जितना तुम ऑब्जर्व किए उसके हिसाब से? मैं आप बोलूँ तो आपको पेज पे ले जाता हूँ, आप इतना समझ लो मैंने एक्सेलरेशन दिया है -5x + 3। आप इसको देखो और इस पेज पे जाओ, इस पेज पे जाओ और अपने हिसाब से देखो कि क्या हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन अगर हमें पता है तो क्या टाइम पीरियड हम डायरेक्टली बता सकते हैं? देखो आपको 2 रिलेशन दिए हैं बेटा, इन दोनों को एक साथ देखो। एक ये वाला रेड वाला जो कर रहा हूँ और एक ये वाला। आप क्या डायरेक्टली बता सकते हो? आंसर इज यस। कोई बच्चा टाइम पीरियड बता पाएगा? अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखते तो ये जरूर आपका ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही रिलेशन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से याद कर लो। तो आपको मिलता है सर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 5 और ओमेगा की वैल्यू आ रही है √5। सर टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। तो सर हमारा आंसर आ जाता 2π/√5 सेकेंड। यानी जो भी चीज इस तरह का एसएचएम कर रही है उसको एक चक्कर में, एक चक्कर का मतलब टू फ्रो फिर पॉइंट वहीं पे रिपीटिशन, इसको मैं एक चक्कर बोलता हूँ। जहां से शुरुआत की है वहीं पे वापस आना, इस एक चक्कर में इतना टाइम लगेगा 2π/√5 सेकेंड। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है बेटा, इतने सिंपल, और बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उस बात पे स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं कि इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर हेक्स। उसको याद करना है, इससे समझना है, आपको अनसॉल्व करने पड़ेंगे। ऑब्जर्वेशन लेके जाओ बेटा, जो चीज आपको पढ़ा दी आपके लिए वैसे हो जानी चाहिए कि चलो ठीक है सर, इससे मैं 2 अनसॉल्व क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। बेटा ये बात आपको समझ आ गई? यस सर। Yes, अब sir. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है बेटा, देखो कई बार वो आपको मिडल में ऐसे x इक्वल टू +a पोजीशन दे देता है /2। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये x इक्वल टू -a है। वो आपको बोलेगा आप t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे हो, और फिर बोलेगा नाउ राइट डाउन इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्योंकि उन सबको पता है कि आपके कोर्स में एसएचएम की एक्चुअल थ्योरी बहुत कम है। थ्योरी इज दिस मच ओनली कि एक्सेलरेशन इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का होता है। तो अब वो देखना चाहते हैं इनमें से कौन सा बच्चा समझा है कि एक्सेलरेशन ऐसे होता है, मतलब एसएचएम ऐसे होता है कि यहाँ से जा रहा होगा, फिर आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा, और ये सिलसिला इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। t इक्वल टू 0 पे आप राइट हैंड साइड जा रहे हो। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ए साइन ओमेगा टी +5। और मैं आपको ए की वैल्यू भी दे देता हूँ, ए इक्वल टू 3 है। अब आप इस चीज को पूरा करो, पूरा लिखना है आपको, ये भी लिखना है क्या है, मतलब पूरी इक्वेशन लिखनी है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, बेटा लिखो 5 क्या होगा,
ओमेगा क्या होगा, सब लिखो तुम। अगर ओमेगा नहीं है तो ओमेगा के फॉर्म में छोड़ देना। यार रुको, मैं ओमेगा भी लिखवाता हूँ तुमसे। टी इक्वल टू 4 सेकेंड दिया है। अब मुझे पूरी इक्वेशन लिख के दिखाओ। आपको अगर टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड लिखा है तो प्लीज राइट डाउन द इक्वेशन। आपको एज इट इज एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है। और जो बच्चे एसएचएम पढ़े होते हैं वो बोलेंगे सर एग्जाम में कितना इजी क्वेश्चन आता है। देखो बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। आपको इस तरह से सोचना होता है कि सबसे पहले ये हमारी इक्वेशन ऐसे मान लो, हवा में मान लो। अब मुझे इसी को टी इक्वल टू 0 पुट करना है, अपने आप मेरा 5 वाली इक्वेशन आ जाएगी। हाँ गुड बेटा, जितेश बेटा देखते हैं। चलो, अगर मैं टी इक्वल टू 0 पुट करूँ इसी इक्वेशन में, तो मेरी वाई या डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। मेरे बेटा यहाँ पे मेरे को आप ये समझना, मैं वाई लिख दे रहा हूँ क्योंकि टीचर एक्स और वाई दोनों यूज करता है। ये एक्स समझ लो, एक्स बोलना था मुझे। तो अब है क्या, टी इक्वल टू 0 पे मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। मेरी डिस्प्लेसमेंट है प्लस ए बाई टू। तो मैं पुट कर दूंगा, पुट टी इक्वल टू 0 पे कंडीशन एक्स इक्वल टू ए बाई टू, ए साइन ओमेगा टी में टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया प्लस 5। यानी मुझे कंडीशन मिल गई ए बाई टू इक्वल, बेटा बस मैं टी इक्वल टू 0 की गिवन कंडीशन इसमें पुट कर देना। तुम बाय डिफॉल्ट मान लो कि ये इक्वेशन होती है। हर बार ऐसे लिख लेना, इक्वेशन ऑफ एसएचएम इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। इतना लिख लो, पहले पहले लिख लो। अब इसमें वैल्यू पुटिंग करो कि टी इक्वल टू 0 पे ये 0 हो गया सर, और यही कंडीशन होती है इपॉक निकालने की, या हमेशा टी इक्वल टू 0 पुट कर दो। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी 0 हो गया, ए साइन 5। अब इससे आपको ये तो मिल गया कि सर 1/2 इक्वल टू साइन 5। अब साइन की कितनी वैल्यू हो सकती है बताओ। कोई समझदार बच्चा जल्दी पे नहीं जाएगा। मुझे पता है आप लोग को आंसर की जल्दी, आंसर की नहीं जल्दी होनी चाहिए। बेटा आप मुझे बताओ 1/2 की वैल्यू कब कब आती है। ये साइन का ग्राफ है। 30 साइन डिग्री पे। नहीं बेटा, एक और बार आती है। सोचो बेटा सोचो, 2 बार आएगी। गुड, तुम सोच रहे हो सही है। 30 एक और बार कब आएगी, अगली बार तो कब उसके आएगी, बाद से अच्छा समझे। 120 पे। यहाँ पे 30 आया, 120 पे आएगी यहाँ बेटा, आप 1 श्योर हो बेटा। 150 ना, 150 पे 150 पे। 150 130। अब यहां से सोचना स्टार्ट। अगर मैं इतना लिख रहा हूं तो दिस कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट टू टेल कि 5 क्या होगा, क्योंकि 5 विल अज्यूम 2 वैल्यू, बट आएगी एक ही। यानी अभी भी एक बच्चा बोलता सर या तो 30 या तो कितना बेटा 150। मेरी बात समझे। So 150 से 50। हाँ हाँ 150 बेटा, सॉरी सॉरी, मैं इसी को 0 देख रहा था। 150। अब बच्चा प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद क्या आएगी। आपको कॉमन सेंस से ये देखना है कि वो राइट हैंड साइड जा रही है, यानी प्लस ए की तरफ। अगर मैं 150 दे के एज्यूम करता तो अब मेरा 0 की तरफ जाता। ये है आपका x इक्वल टू 0। आप इस लाइन को x इक्वल टू 0 फील करो, आपको सब समझ आएगी मेरी बात। आंसर ये सही है। 30 क्यों सही है, क्योंकि अब अगली वैल्यू ऊपर जा रही है। अगर यही चीज पीछे की तरफ जा रहा होता तब मेरा आंसर क्या आता 150, ताकि आप थोड़ी देर में नेक्स्ट वैल्यू क्या एज्यूम करते x इक्वल टू 0। किसी को मेरी बात समझ आई। इसलिए मुझे ये भी देना जरूरी है कि तुम कितनी जगह पे हो और कहाँ जा रहे हो, राइट या लेफ्ट। मैं राइट जा रहा हूँ इसलिए 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में सिर्फ टीचर को इतना चेंज करना कि मिड पॉइंट पे है और पीछे जा रहा है, तब मुझे इस केस के लिए 5 इक्वल टू 150 डिग्री लेना पड़ता। आप मेरी बात समझ गए बेटा, आप लोग को ये लाइन समझ आई। Yes, sir. यानी गिवन कंडीशन के हिसाब से सबसे पहले इपॉक या इनिशियल फेज निकालने के लिए पुट ओमेगा टी इक्वल टू 0। उससे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कि सर 1/2 इक्वल टू साइन 5, और दैट आई कैन कंक्लूड कि या तो 30 होगा या तो 150। अब मुझे वैल्यू मिल गई साइन इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 30। मैं यहाँ तक खुश हूँ। कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया। लेकिन मुझे बताओ ओमेगा कैसे लिखोगे। ओमेगा आपको अभी बताया था, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो आप
ओमेगा को लिख लेते 2 पाई बाई टी की जगह 4 सेकेंड, ये आपका ओमेगा आ जाता है, यानी पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड, यानी x इक्वल टू फाइनल आंसर आ जाता है a साइन ओमेगा की जगह आप लिख लेते हैं पाई बाई 2 इंटू टी प्लस 30 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर होता है और सफिशियंट है अगर आपको कंडीशन दी गई। बेटा यहाँ तक आप थोड़ा बहुत समझे। अब देखो मुझे पता है कि जब मैं a/2 लिखता हूँ तो बच्चों को लगेगा ये 45 डिग्री होगा, यहीं पे वो कैच होता है, 45 नहीं आता, ये 30 आता है। बेटा रीजन क्या है ना, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, ये बड़ी जल्दी कवर हो जाता है, यहाँ पे धीरे धीरे चलता है। बेटा ये लीनियर मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चलता है। एक भावनाओं को अपने दिमाग से हटाओ, तुम मिड पॉइंट से इस रेंज में तेज चलते हो और यहाँ धीरे चलते हो, पर चलते फिर भी हो। तो ये वाला टाइम अगर आपको समझाऊं तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ, यहाँ सपोज मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे x इक्वल टू 0 पे तुम t इक्वल टू 0 पे तुम यहाँ पे हो और तुम राइट हैंड साइड जा रहे हो, a/2 तक जाने के लिए आपको पता है बेटा कितना टाइम लगता है, इट इज नॉट t/4, इट इज नॉट t/8। कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर ऐसे से ऐसे गया t/4, ऐसे आ गया t/4, फिर ऐसे गया t/4, फिर ऐसे गया t/4, तो टोटल ऐसे हो गया। सही बात है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। बट यहां से यहां तक मिड पॉइंट को t/8 मत लिख देना, दिस इज t/12, दिस इज t/6, अच्छे से समझ लो। मैं निकाल के भी समझा सकता हूँ, बट दिस यू मस्ट नोट इन योर नोटबुक सर। और बिल्कुल ऐसे लिखना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर यहाँ से x इक्वल टू 0 से रामपुर यानी मिड पॉइंट तक प्लस a/2 तक जाने का टाइम t/12 बड़ी तेजी से, और इसके बाद जाने का टाइम t/6 है। क्लियर हुआ? अब दोनों को जोड़ोगे तो बेटा आपको कितना मिल जाएगा, बेटा t/4 मिल जाएगा, करके देख लो। और ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स आपको पता रहेगी ना, आपको बेटा एक्सेलरेशन लीनियर है, मोशन लीनियर नहीं है। यहाँ पे हम तेज चलते हैं, हाई स्पीड, यहाँ थोड़ी सी लो स्पीड रहती है, ठीक है, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। ये नोट कर लिया बेटा पॉइंट? आपका होमवर्क बेटा, आप कितने भी तेज हो, प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी, एसएचएम के पहले 3 पेजेस पढ़ना। और मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ जिसमें मैं मैक्सिमम बच्चों को गलत करता पाता हूँ। आप मुझे इन 2 चीज का आप रीड होमवर्क लिख दे रहा हूँ, रीड एनसीईआरटी फर्स्ट 3 to 4 पेजेस, मोमेंटम बनाओ बस बेटा उसके एसएचएम के लिए। और उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि क्या आप लोग 2/7 और 3/9 का एलसीएम निकाल के आ सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो बच्चों का क्वेश्चन है, हाँ मानता हूँ बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट इसी पे आपकी नेक्स्ट क्लास की थ्योरी डिपेंड करती है। अगर आपको मैं ऐसे लिखाता हूँ, मैंने कोई फंक्शन लिया ω1t प्लस ये लिख लो साइन ω2t, अगर मैं 2 वैल्यूज को ऐड करूंगा तो जो कंबाइंड आंसर आएगा आप हमेशा उसको समथिंग इनटू साइन या कॉस के फॉर्म में लिख सकते हो, पर जो ω3 आएगा ना वो कैसे निकालोगे? मतलब मैं 2 एसएचएम को ऐड करके एक सिंगल एसएचएम में लिख सकता हूँ। प्रॉब्लम आती है टाइम पीरियड ऑफ इंडिविजुअल एसएचएम T1 प्लस T2, टाइम पीरियड ऑफ इंडिविजुअल एसएचएम इक्वल टू मतलब एलसीएम ऑफ कंबाइंड का T1 एंड T2 का। बस इतना समझो, अगर आगे चल के मैं 2 एसएचएम को मिलाऊंगा ना तो मैं आपसे बोलूंगा कि इकलौते का टाइम निकाल लो, इकलौते का टाइम निकाल लो, जब दोनों का एलसीएम लोगे ना तो वो रिजल्टेंट का टाइम होगा। तो इसके लिए आपको फ्रैक्शन का एलसीएम आना जरूरी है। एक छोटा सा पॉइंट जो हम 7th से 10th के बीच में सीखते हैं, बट काम हमें आगे जाके 11th में एसएचएम में आता है। तो प्लीज ये क्वेश्चन करके आना, ठीक है? मैं क्लास क्लोज करता हूँ बेटा, मैं रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूंगा। बाय बेटा। Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम ऑल बेटा।